हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 स्टीरियो केमिस्ट्री में अगला टॉपिक रेसमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेसमाइजेशन क्या है? किसी यौगिक के Dl समावयवी के 50-50% मिश्रण को उस यौगिक का रेसिमिक मिश्रण कहा जाता है। इस मिश्रण का निर्माण SN1 अभिक्रिया के दौरान होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया चाहे D चाहे L विन्यास से शुरू हो, परंतु उत्पाद सदैव रेसिमिक मिश्रण बनता है। इसका कारण है कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में एक कार्बोनियम आयन बनता है, जो समतलीय होने से आने वाला नाभिक स्नेही इस पर दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है तथा और D और L विन्यास 50-50% मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमीकरण की प्रक्रिया अंत्य अणु पुनर्विन्यास द्वारा संपन्न होती है। उदाहरण, डी टार्ट्रिक अम्ल का जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो यह रेसिमिक मिश्रण में बदलता है। इसी प्रकार डी लैक्टिक एसिड को भी गर्म किया जाता है तो डी एल लैक्टिक एसिड हमको प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि यहाँ पर हमने जैसे ये कंपाउंड हमने लिया, इसमें से क्लोरीन निकालकर ये कार्बोनियम आयन बना। इस कार्बोनियम आयन पर जल जो है उसका जुड़ना और उसका निकलना इस प्रकार से होता है कि दोनों तरफ से OH ग्रुप जुड़ सकते हैं और 50-50% हमको D और L फॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त दोनों प्रतिबिंब रूपी समावयवों का प्रकाशिक घूर्णन समान परंतु विपरीत होता है तथा प्राप्त परिणामी मिश्रण बाह्य प्रतिकार के कारण प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, जिसमें एक प्रतिबिंब रूपी व प्रकाशिक घूर्णक अन्य प्रतिबिंब रूपी के प्रकाशिक घूर्णक द्वारा नष्ट हो जाता है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, अगला जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किसको कहते हैं? आपेक्षिक विन्यास। इसको हम कैपिटल D और L नामकरण पद्धति से इस विन्यास को रिप्रेजेंट करते हैं। इस विन्यास में आपेक्षिक या सापेक्ष विन्यास, इस विन्यास का निर्धारण हम इस विधि से सभी कार्बनिक यौगिक का विन्यास का अध्ययन ग्लिसरॉल्डिहाइड को सापेक्ष करके किया जाता है। मतलब हम किसी एक सूत्र को मानक मानकर उसके आधार पर दूसरे सूत्रों का विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। D प्लस गैल्डिहाइड में असममित कार्बन परमाणु के दाईं ओर OH तथा बाईं ओर H परमाणु होता है। ऊपर CHO होता है तथा नीचे CH2OH होता है। यहाँ पर इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं तो OH समूह बाईं ओर तथा H समूह दाईं ओर आ जाता है। इस विन्यास को हम L विन्यास कहते हैं। जो असममित यौगिक D ग्लिसरॉल्डिहाइड से निर्मित किए जाते हैं वो D विन्यास वाले होंगे। जो L ग्लिसरॉल्डिहाइड से निर्मित किए जाते हैं वो L विन्यास वाले होंगे। उदाहरण के तौर पर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर हमको डी ग्लिसरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से विभिन्न चरणों में प्राप्त लैक्टिक अम्ल का विन्यास डी होता है। ये आगे हमने देखा अभिक्रिया में, ये प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण करके हमने लैक्टिक एसिड प्राप्त हुआ है, किंतु इसका विन्यास डी है। इसमें भी OH इस तरफ है और इसमें भी OH इस तरफ है। शर्करा श्रेणी के वे यौगिक जिसमें एक से अधिक किरैल केंद्र होते हैं, जैसे शुगर्स हैं तो इसमें 1-2 किरैल केंद्र हैं, इसमें हम उस कार्बन को कंसीडर करते हैं जो प्राथमिक अल्कोहल समूह वाले कार्बन पर, ये प्राथमिक अल्कोहल से जो समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम कंसीडर करके D और L फॉर्म निकालते हैं। तो ये है D एरिथ्रोज और ये है L एरिथ्रोज, ये है D थ्रियोज और ये है L थ्रियोज। और ग्लूकोज का उदाहरण देख लेते हैं हम कि ग्लूकोज का विन्यास में C5 को देखा जाता है जो CH2OH से ठीक ऊपर होता है। तो C5 से जुड़ा OH D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड में दाईं ओर और D माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड में ग्लूकोज में बाईं ओर होता है। अमीनो अम्ल के विन्यास के अध्ययन के लिए माइनस सीरीन को स्वेच्छा से मानक के रूप में ले लिया जाता है। यहाँ पर DL नामकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ DL नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे एक पेज ये 2 बार आ गया है तो हम इस पेज को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं DL नामकरण की सीमाएं। ये यौगिक के विन्यास ग्लिसरॉल्डिहाइड से संबंधित नहीं होते तो उनका नाम हम कैसे लगाएं? वे यौगिक जिनमें एक से अधिक किरैल केंद्र होते हैं तो उसमें असममित कार्बन के अलावा अन्य किरैल केंद्रों को नहीं देखा जाता है। इस नामकरण में केवल वे ही अणु उपयुक्त है जिनके लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए नामकरण के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए जो हम यहाँ पर
देखते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? आपेक्षिक विन्यास के दोषों को दूर करने के लिए कॉर्न, इल्गॉन और पिलॉग ने निरपेक्ष विन्यास का सिद्धांत ज्ञात किया, जिससे हम आरएस प्रणाली ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर होता है। प्रकाशीय समावयवों का विन्यास निर्धारण इस विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए निम्न प्रमुख चरण उपयोग में लाए जाते हैं। पहला, असममित कार्बन परमाणु से जुड़े चारे परमाणु या समूहों को सीक्वेंस रूल की पालना करते हुए प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। ए बी सी डी को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। यदि ए बी सी डी को क्रम दक्षिणावर्त हो तो यौगिक का विन्यास आर होता है, और ए बी सी डी का क्रम वामावर्त हो तो यौगिक का विन्यास एस होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी सी ये राइट हैंड की तरफ है, और यहाँ हमने देखा ए बी सी ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये दक्षिणावर्ती और वामावर्ती कहलाता है। सीक्वेंस रूल क्या है, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। सीक्वेंस रूल के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार से हैं। असममित कार्बन परमाणु के साथ पीछे जुड़े परमाणु या समूहों को उनके घटते हुए परमाणु के आधार पर व्यवस्थित करके प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। असममित कार्बन परमाणु से जुड़े उच्चतम परमाणु क्रमांक के परमाणु को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन में प्राथमिकता का क्रम निम्न है। जैसे यहाँ पर हमने दिया ब्रोमो, सबसे पहले आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, और ये क्रम है। तो आयोडो, ब्रोरो, क्रोमो, ये इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। एच का परमाणु क्रमांक सबसे कम है और सबसे दूर स्थित रखा जाता है। शेष समूह आई, बी, आर तथा सी एल की प्राथमिकता का क्रम परमाणु क्रमांकों के पर आधारित है, और इस पूर्णता को दिशा आई, बी, आर, सी एल होता है, और उपयुक्त अनुक्रम घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए इसको सिनिस्टर कहते हैं। यदि असममित कार्बन परमाणु पर दो समस्थानिक जुड़े हों तो उच्च भार वाला समस्थानिक को निम्न परमाणु भार वाले समस्थानिक की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। ड्यूट्रियम को हाइड्रोजन से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि असममित कार्बन परमाणु से ऐसे दो समूह जुड़े हों जिनका पहला परमाणु समान हो तो प्राथमिकता के निर्धारण के लिए दोनों समूहों का दूसरा परमाणु देखा जाता है। जब इस समूह को प्राथमिकता दी जाती है जिसका द्वितीय परमाणु उच्च परमाणु क्रमांक वाला हो। CH2Cl CH2OH समूह की तुलना करने पर CH2Cl समूह को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन से अधिक होता है। यदि एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में द्विबंध और त्रिबंध जुड़े हों तो इसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये द्विबंध और त्रिबंध से जुड़े हों तो द्विबंध त्रिबंध को पहले प्राथमिकता दी जाती है, फिर द्विबंध को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो इसको पहले प्राथमिकता देंगे, या सी डबल बॉन्ड हो रहे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर इसको पहले प्राथमिकता देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर CHO का डबल बॉन्ड है तो हम इस फॉर्मूले में देखते हैं तो सबसे पहले O होने से OH को, फिर दोनों पे C है लेकिन CHO में डबल बॉन्ड है तो इसको, और उसके बाद CH2OH को। इस तरह से हम इनको प्राथमिकता क्रम में निर्धारित करेंगे। एग्जाम्पल एक देखते हैं, 2 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटाइल नाइट्राइल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कार्बन से जुड़े ऑक्सीजन को पहली प्राथमिकता, कार्बन को दूसरे नंबर पे। यहाँ पर भी कार्बन है लेकिन कार्बन से कार्बन जुड़ा और कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पर हम इसको दूसरे नंबर पे और फिर इसको तीसरे नंबर पे प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार से हम प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते हैं। पहले OH, फिर CN, फिर C डबल बॉन्ड CH और फिर H। इस प्राथमिकता क्रम के निर्धारण के आधार पर हम सूत्रों को और उनके विन्यास को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में हम देखते हैं कि यहाँ पर CH2OH, CH2C और CH3 इस क्रम में हम देखते हैं, तो ये क्रम एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये रेक्टस है। और इस क्रम में हम देखते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो ये रेक्टस, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये सिनिस्टर कहलाता है। अब हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS का नाम, ये दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। आयोडीन ब्रोमीन क्लोराइड, तो ये क्लॉकवाइज है तो इसको रेक्टस कहते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको सिनिस्टर कहते हैं। नामकरण हम इस प्रकार से, नामकरण करने के लिए दो विधियों को बताया गया है। इस विधि को इस तरह से हम देखते हैं।
सबसे पहले असमित कार्बन परमाणु से जुड़े समूहों को प्राथमिकता के आधार पर 1 2 3 4 लगा लिया जाता है। फिशर सूत्र में इसको इस प्रकार लिखा जाता है कि सबसे कम प्राथमिकता का समूह ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर या नीचे लिखा जाए। इसके लिए किरल केंद्र पर प्रतिस्थापियों के दोनों युग्मों का स्थान विनिमय किया जाता है। जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड दिया, अब इसमें सबसे कम प्राथमिकता का है हाइड्रोजन, तो ये इसकी मिरर इमेज है। अब इसमें हम हाइड्रोजन को या तो ऊपर या नीचे करते हैं, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करने के लिए ऐसे हम इस ग्रुप को इधर से इधर करते हैं, तो ये हाइड्रोजन नीचे और ये ऊपर आ जाता है, तो हमको यहाँ से प्राथमिकता का क्रम दिखता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सिनेस्टर कहलाएगा। लैक्टिक एसिड में भी हमने ऐसे ही किया। लैक्टिक एसिड का हमने मिरर इमेज लिया। इस मिरर इमेज में से OH को CH3 से और COH को यहाँ पर H को ऊपर लिया, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो COOH COOH ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये रेक्टस होगा। तो इस तरह से इस विधि से हम सबसे कम प्रायिकता वाले को नीचे या ऊपर रखकर रेक्टस या सिनेस्टर विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? कम प्रायिकता वाला समूह क्षैतिज रेखा पर हो, अर्थात प्रेक्षक की दिशा में हो, तो विन्यास ज्ञात करना आसान होता है। सबसे पहले RS नामकरण नियम के आधार पर विन्यास निर्धारित किया जाता है। ये प्राप्त विन्यास फिक्शियस होता है तथा वास्तविक विन्यास इसके विपरीत होता है। यह विधि उन यौगिकों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है जिनमें एक से अधिक केरल कार्बन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखा, इसका आभासी विन्यास है S। यहाँ पर हम देखते हैं पहला O, दूसरा COO, तीसरा E। जब हम इस पर जाते हैं तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि इसका विन्यास है S, लेकिन हम इस विन्यास को आभासी मानते हैं और इसका दूसरा जो है उल्टा, उसको हम वास्तविक विन्यास मानते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने से इसका आभासी विन्यास तो हो गया R और इसका वास्तविक विन्यास हो जाता है S। इस प्रकार हम आगे ये एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ पर एक से अधिक कार्बन है। तो जब एक से अधिक कार्बन है तो हमने ये कार्बन का चिरल केंद्र हो गया, यहाँ पर BrHCH3 और ये दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर हम Br इस तरह से चलते हैं, तो ये हो गया आपका उल्टा हम चल रहे हैं, तो इसका विन्यास हो गया S। दूसरी कार्बन को हम देखें अगर, तो हम दूसरी कार्बन पर भी इस तरह से चलते हैं, तो ये विन्यास हो गया S। तो आभासी विन्यास SS होने पर इसका उल्टा हम वास्तविक विन्यास RR मानते हैं। तो किसी भी सूत्र का आभासी विन्यास और वास्तविक विन्यास रखने पर रेक्टस और सिनिस्टर हम इसका विन्यास का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जो ये है समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, इसके रेसिमिक मिक्सचर का नामकरण, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में पढ़ा और रेसिमिक मिक्सचर और इन यौगिकों का जिसमें असममित कार्बन परमाणु होता है RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ा। आज का टॉपिक यहीं पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।